हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। नाउ तो बेटा हमारा चला था कौन सा सेकेंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था बेटा? हम लोग चला था बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो क्या था? बॉडी का होता था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, जिसने उसका नाम दिया ऑर्बिट, और उसने उसको कहा स्टेशनरी स्टेट। क्यों स्टेशनरी स्टेट क्यों कहा बेटा? बिकॉज स्टेशनरी स्टेट क्या का मतलब क्या बेटा? क्योंकि उसकी एनर्जी टाइम के हिसाब से उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। आपने देखा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, उनको इसका नाम ऑर्बिट दिया। ओके, फर्स्ट। सेकंड बेटा, सेकंड बोला उसने कि जो टाइम के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, उनके जो अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी चेंज नहीं होती है। अगर एनर्जी चेंज कब होगी? जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे, एक ऑर्बिट से दूसरे सेल पे, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे यदि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलते हैं क्या? दैट इज मींस अगर एनर्जी चेंज नहीं होती, मींस वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो एनर्जी चेंज होगी। अगर वो लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी को इवॉल्व करेगा, मतलब एनर्जी इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा। ओके, ध्यान से सुनो। अगर वो हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, और अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन हो सकती है। टाइम के हिसाब से एनर्जी चेंज नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो फर्स्ट सेल में मूव करता रहेगा, सेकंड सेल में तो सेकंड सेल में मूव कर रहा है तो सेकंड सेल में मूव करता रहेगा। ओके बेटा, सो क्या होगा ये? सो ये नाउ इससे फिर बोर्ड ने बताया था, एक फॉर्मूला दिया था Rn = a0n²। तो इसका हम नंबर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल सबका रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि किसका रेडियस कितना होगा। यहां तक किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था बेटा? बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज, मतलब किसी भी सेल में, ऑर्बिट में, इन ऑर्बिट को बोर ने स्टेशनरी स्टेट बताया था, स्टेशनरी ऑर्बिट बताया था। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। सो दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी ऑर्बिट। सो बोर ने एनर्जी निकाले, फॉर्मूला दिया बेटा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्या? En = RH1/n²। RH क्या बेटा? ये आपका रिडवर्ड कांस्टेंट है। ये RH जो बेटा वो दैट इज रिडवर्ड कांस्टेंट, और RH की वैल्यू क्या होती है? तो 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ये क्या होता है बेटा? ये RH की वैल्यू होती है। माइनस में क्यों होती है? माइनस में क्यों होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रीजन माइनस के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, बोर्ड ने बताया कि अपने आप तो एनर्जी रिलीज नहीं करती है, लेकिन वो जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगी, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? वो लो से हाई में जाएगी, और किसी कारणवश यदि वो हाई से लो में आती है, किसी कारणवश यदि वो हाई से मतलब हायर लेवल टू और लोअर लेवल में एंटर करती है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों ऐसा होता है। सो बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर। कैसे? अगर एनर्जी चेंज होगी, बोर्ड ने बताया था बेटा, अगर बोर्ड क्या वो प्लैंक ने क्या बताया था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा था ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, तो अगर वहां पे अगर एनर्जी चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। यहां पे भी सेम बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर। कब? जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगी। तो बेटा यहां से डेल्टा E = h/, यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी निकाल सकते हैं, डेल्टा E/h। डेल्टा E मतलब क्या हो गया? मान लिया हमने इनिशियल एनर्जी इसकी E1 है, एक लेवल की, फर्स्ट लेवल की, हायर की E2, तो क्या होगा बेटा? वो E2 - E1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन h। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में गया है,
तो उनके एनर्जी में कितना चेंजेज हुआ है, उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेज हुई है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं इस वाले से। इस एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी। अगर हायर से लोअर पे गई और लोअर से अगर हायर में आई तो बेटा उस इलेक्ट्रॉन की कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, वी कैन फाइंड किस फॉर्मूले से, चेंज इन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि प्लैंक ने बोला था, प्लैंक ने क्या कहा था, प्लैंक ने कहा था बेटा यदि एनर्जी चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू के। जितना ज्यादा न्यू उतनी ज्यादा E, एनर्जी चेंज तो सेम फ्रीक्वेंसी चेंज। सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल। ओके, नाउ अब आपने पढ़ा बेटा, आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा, यदि कोई बॉडी स्टेट मूव करती है, यदि कोई बॉडी स्टेट मूव करे, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी बॉडी यदि मूव करती है, मोशन में होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम अलग से नाम देते हैं क्या, मोमेंटम। उस क्वांटिटी का अलग से नाम है, क्या नाम है, दैट इज मोमेंटम। अगर वो बॉडी स्ट्रेट मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम। और यदि कोई बॉडी सर्कुलर मूव करती है तो दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से नोट करते हैं और लीनियर को पी से। आपने बेटा ये छोटी क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में, जब भी शायद 9th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल, एल इज द एंगुलर मोमेंटम एंड ई इज द लीनियर मोमेंटम। सो बेटा मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि बॉडी क्या करता, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करिए बेटा, अगर सर्कुलर पाथ में मूव करिए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सर्कुलर पाथ में मूव करिए इसमें कौन सा मोमेंटम होगा, लीनियर या एंगुलर। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करिए तो कौन सा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्यों, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसका मतलब कौन सा मोमेंटम हो गया, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हो कुछ ना कुछ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करे तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी उसकी, तो कितनी होगी, इसमें बताया एक फॉर्मूला mvrme। me is the mass of electron, me is the mass of electrons। तो mass of electron mvr, एंगुलर मोमेंटम निकाला, फॉर्मूला का mvr। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका वो किसके इक्वल होगा, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n की वैल्यू 1 2 3 4 सो n वही नंबर ऑफ सेल्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा मैं क्वांटम नंबर में। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। सो mvr equal to lh upon 2 pi। हमने यहाँ पे me की वैल्यू बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और v वेलोसिटी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, r कितना रेडियस है उसका, h प्लैंक कांस्टेंट, pi की वैल्यू बताइए आपको फिक्स होती है कितनी, 3.14 या 22/7। तो क्या हो गया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। तो बेटा ये बोर के पोस्टुलेट्स हैं, ये बोर के पोस्टुलेट्स हैं। बोर ने ये पोस्टुलेट दिए थे 5 6 7 जितने भी आप देख रहे हो, 6 7 या 8 जो भी है, दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ आपने गौर किया बेटा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्यों है, नेगेटिव एनर्जी क्यों है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है किसके, सेल में, न्यूक्लियस के अराउंड, तो वहां पे क्या हो गया बेटा, वो अगर न्यूक्लियस के अराउंड यदि मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रही है, इट मींस बेटा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रही है, इट मींस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री है तो क्या होगा, इट्स एनर्जी इज टेकन एट जीरो। अगर उसके अंदर न्यूक्लियस से बेटा, अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट से फ्री है तो क्या होगा, उस केस में उसकी एनर्जी जीरो होगी। और एन क्या मानेंगे, एन पता नहीं, क्योंकि बेटा जहां तक न्यूक्लियस उसको अटैक करेगी। अगर एनर्जी जीरो है, अगर एनर्जी जीरो है बेटा, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, नहीं कह सकते क्या होगी, इट मींस इंफिनिटी, इनफाइनाइट।
ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर है तो क्या होगा, कौन से सेल में होगी नहीं पता, क्योंकि जैसे सेल आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो इट मींस अगर E = 0 है तो उस केस में N क्या होगा पता नहीं, अगर एक केस तो ये बेटा। और यदि जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आती है इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगी तो क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। जो जानते हो जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन, अभी पीछे बोर्ड में बताया था, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आती है, अट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन मींस ये इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगी, अट्रैक्शन का मतलब ये होगा। जब अट्रैक्शन मतलब हायर से लोअर में आएगी, इसका मतलब क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। आप पढ़ा था ना, अगर हायर से लोअर में एनर्जी रिलीज, लोअर टू हायर में एनर्जी एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। और बेटा मैं बता दूं आपको, यदि कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन या बॉडी कोई भी एनर्जी रिलीज करता है, कोई भी एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी मॉलिक्यूल, कुछ भी चीज या बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, तो उसकी एनर्जी हम किस में लेते हैं, उसकी एनर्जी हम बेटा नेगेटिव में लेते हैं। इसका मतलब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, उसकी वजह से क्या होगी बेटा, उसकी वजह से ये आपका दूर जा रहा है, सॉरी अट्रैक्शन हो, क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है उसके अंदर से। तो बेटा ये क्या था, दैट वाज द, इसीलिए एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बेटा एनर्जी हम किस टर्म में लेते हैं, एनर्जी को हम नेगेटिव टर्म में लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे बेटा, एनर्जी हम नेगेटिव के टर्म में लेंगे। ओके बेटा, इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ explanation of line spectrum of hydrogen. Explanation of line spectrum of hydrogen. ओके बेटा, अब तो ये कंफर्म हो गया, बेटा एक चीज कि बोर्ड ने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पे जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर टू हायर, और यदि हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी इवॉल्व करेगा। इट मींस अगर बेटा अगर हायर टू लोअर पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी इवॉल्व करेगा। अब देखो बेटा, अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी इवॉल्व करेगा, तो ध्यान देना बेटा। अगर हम देखें तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 निकाले फॉर्मूला क्या था बेटा, EN निकाले फॉर्मूला क्या था, EN इक्वल टू, बॉन्ड ने क्या बताया बेटा, EN इक्वल टू दैट इज माइनस RH1/n²। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेटा दैट इज माइनस RH1/n2² माइनस 1/n1 का स्क्वायर। सो डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस RH इक्वल टू, ये देखो ये हो गया माइनस RH1/n1² माइनस RH1/n2 का स्क्वायर, माइनस RH कॉमन ले लिया, क्या आ गया बेटा 1/n1 का स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 इंटू 10 की पावर -18, जूल ने बताया, ये उसने बोर्ड ने बताया बेटा, और 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, दैट इज डेल्टा ई। अगर ये माइनस हटाऊं तो क्या होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या हो गया ये 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2
N2 का स्क्वायर। तो यहां से एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहां से एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगर बता सकते हैं बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, वो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। अगर एक सेल से दूसरे सेल पे, जैसे मान लो वो इलेक्ट्रॉन सेकंड पे है और सेकंड से जंप करके चला गया 4 पे, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर 4 पे है और अगर सेकंड पे आ गया तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, एनर्जी। तो एनर्जी निकाल लिया, एनर्जी निकाल लिया हमने। तो ये तो फर्स्ट क्या हुआ, ये एनर्जी निकालने का, एनर्जी। ओके, नाउ अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या होगा, अगर हम निकालें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये तो बताइए आपको। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की वैल्यू क्या थी, ये पुट कर दो बेटा, वाली इक्वेशन जो है। सो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन एच। एच की वैल्यू कितनी बेटा, एच की वैल्यू कितनी है, अगर आप तो देखोगे तो एच की वैल्यू कितनी बेटा, दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर 6.6 इंटू 10 की पावर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बेटा जब ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे, जब ये वैल्यू आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे इसके देखो बेटा सॉल्व करके क्या आएगा आंसर। जब आप इनकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट में आएगी बेटा 3.29 इंटू 10 की पावर 15। 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसी हो गई, फ्रीक्वेंसी की। ओके, तो ये बोर्ड की वजह से डेल्टा एनर्जी निकाला हमने। एक सेल से दूसरे सेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप मतलब ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिशन तो क्या होता है, ट्रांजिशन मींस एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब जाएगा तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इवॉल्व करेगा, हम यहां से निकाल सकते हैं बेटा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें हम तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसी फॉर्मूले से डेल्टा इक्वल टू एच न्यू। अब निकालते हैं हम लोग क्या, वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेव नंबर आपको याद होगा ना, बताया था मैंने। वेव नंबर क्या होगा, न्यू बार। तो न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। अब इसको लैम्डा में चेंज करो तो बेटा यहां ध्यान दो, वी क्या होता है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। और आपको पता है बेटा c अपॉन लैम्डा, तो c अपॉन लैम्डा तो क्या हो गया 1 अपॉन लैम्डा इनटू c। तो हम यहाँ पे इस न्यू की वजह का अगर हम न्यू बार निकाले तो 1 अपॉन लैम्डा, तो यहां से आप देख रहे हो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन सी। देखो ध्यान से, सॉरी सी अपॉन, हाँ ये लेगा 1 अपॉन सी। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू न्यू अपॉन सी। ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि यहाँ पे हम 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या, न्यू अपॉन सी। न्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 3.29 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। पता है ना, द वैल्यू ऑफ सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो बेटा यहां से हम वेव नंबर का फॉर्मूला क्या आ गया, इसको जब सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगी बेटा 3 जब आप इसका वेव नंबर को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.09677 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। याद आ रहा है ये फॉर्मूला जब मैंने आपको बताई थी, जब बार बार सीरीज बताई थी मैंने आपको, तो यह एक फॉर्मूला था ना आपका, बार बार देखो ये दिया था, रिडवर्क ने फॉर्मूला दिया था, v न्यू बार इक्वल टू 1.1096, ये सेंटीमीटर को जुड़ा पर सेंटीमीटर। जब इसको चेंज करोगे 1.09677 इनटू
1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर। ये रिडबर्ग ने दिया था बेटा, देखो ये वही फॉर्मूला है, यहाँ पे पर मीटर होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो पर मीटर के टर्म में इतनी है। तो आप देख रहे हो ये और ये वही चीज है। अगर ये सेंटीमीटर में अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। सो बेटा यहाँ से वैल्यू आ गई क्या, सॉरी ये आपका मीटर में होता है बेटा, ये आपका ये सेंटीमीटर में होती है और ये आपकी मीटर में होती है बेटा। तो ये मीटर में होगी, जब इसको आप सॉल्व करोगे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी, ये देखो ना यही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका पर मीटर, और जब इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 109,677 इंटू 10 यहाँ हट जाती है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो देखो ये वही फॉर्मूला आ गया यहाँ पे आगे बेटा, ये इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये पर सेंटीमीटर में आपका फॉर्मूला आ गया। तो बेटा ये बोर्ड ने ही बताया था इसका फॉर्मूला बन के ये आएगा। तो आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो कि अगर वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाए, अगर वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल दे देगा वो बेटा कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में और वो फोर्थ सेल पे जंप कर गया, ट्रांजिट कर गया, या फोर्थ सेल से सेकंड सेल पे आ गया, तो क्या होगा, कितनी एनर्जी होगी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले उसको आप सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूले उसको वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर। नाउ अगर पूछे इसकी फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, और पूछे यदि आपका वेव नंबर तो वेव नंबर का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो बेटा ये क्या था, ये आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और इनको फाइंड करने का क्या था बेटा, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अच्छा आप एक ही देखो बेटा, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो उसको हम अगर लेंगे तो क्या होगा, वहां पे अगर लेंगे इन ब्रैकेट में तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और बेटा दूसरी तरफ अगर एमिशन स्पेक्ट्रम है तो उसमें n1 इक्वल ग्रेटर देन n2 रहती है, तो डेल्टा E किस में आएगी, वो नेगेटिव में होगी और एनर्जी रिलीज करेगी बेटा। नाउ नेक्स्ट इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, और नेक्स्ट लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखो। बोहर ने क्या बताया था, बोहर एटॉमिक मॉडल कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंस। इसने बेटा ये नोट कर लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। Now beta, next topic is limitation of Bohr model of atom. Limitation of Bohr model of atom. ओके बेटा, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन बता सकते हो क्या क्या होती है। बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन बोहर ने बताया था बेटा, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या बताया था, इट एक्सप्लेन द stability of atom and line spectrum of hydrogen atom। लेकिन ये क्या नहीं बता पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या क्या चीज नहीं बता पाया बेटा, नंबर 1 सबसे पहले कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ना ये नहीं बता पाया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और छोटी छोटी लाइनें होती है वो लाइनें क्यों होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड बेटा, सेकंड पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ
ऑफ अदर एटम, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के, ये हाइड्रोजन को छोड़ के इससे ये नहीं बता पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, अदर एटम मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ नहीं बता पाया इसने। बाकी और भी तो एटम होती है बेटा, जैसे मान लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनकी स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया बेटा ये। नेक्स्ट अगला क्या हुआ, इट वाज, जब हमने देखा जब इस लाइन स्पेक्ट्रम को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया तो क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, कौन सी लाइन स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्स इफेक्ट, एंड इन मैग्नेटिक फील्ड उसे बोलते हैं क्या, जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट। सो ये क्यों स्प्लिट हो जाती है बेटा, ये उसके बारे में नहीं बता पाया। मींस अगर हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करें तो वो क्यों स्प्लिट हो जाती है, वो इसके बारे में नहीं बता पाया। नेक्स्ट बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनती है, वो इसके बारे में नहीं बता पाया। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन the formation of molecule, explain the ability of atoms to form molecule, मतलब केमिकल बॉन्ड के बारे में ये नहीं बता पाया। पता है बेटा, जब एटम कंबाइन होती है तो क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में नहीं बता पाया। और लास्ट, इट कुड नॉट कंसीडर द वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर, इट कुड कंसीडर द वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर, वेव कैरेक्टर्स ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अभी आइए बताइए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके बेटा, तो इसका ध्यान दो बेटा, ये क्या क्या चीज नहीं बता पाया, इसका ध्यान देना। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशंस ऑफ बॉन्ड मॉडल एटम। क्या, सबसे पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनिंग बन रही है, पतली पतली सी फाइन लाइनिंग, फाइन स्पेक्ट्रम, वो क्यों बन रही है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा अगर उसकी भी स्पेक्ट्रम बन रही है तो ये बता नहीं पाया क्यों बन रही है, और उसके बारे में स्टडी भी नहीं किया उसने, बता नहीं पाया। थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, जब उस लाइन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया या मैग्नेटिक फील्ड में पास किया, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया तो ये फर्दर और लाइन में डिवाइड हो जाती है, मींस वो और स्प्लिट हो जाती है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों होती है, इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगर पूछो व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, इट मींस क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो बेटा ये इसके बारे में नहीं बता पाया स्टार्क इफेक्ट, और ये इसके बारे में नहीं बता पाया मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में पास करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में भी वो लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है, तो इसके बारे में वो नहीं बता पाया, दैट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। बेटा इसको ध्यान रखना, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद वो एटम और एटम कंबाइन होती है। आपको पता है एटम और एटम कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, एटम और एटम कंबाइन होगी तो बेटा मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम और एटम कंबाइन होगी तो मॉलिक्यूल बन रहा है, कैसे बन रहा है, मींस कोवैलेंट बॉन्ड होगी तो कैसे बन रहा है उसके बारे में वो नहीं बता पाया। और बेटा इट कुड नॉट कंसीडर वेव कैरेक्टर ऑफ, ये तो बताया इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म होती है, पहले बता दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन ये जो अदर मैटर है, अदर मैटर भी वेव के फॉर्म में मूव करती है, इलेक्ट्रॉन भी वेव के फॉर्म में मूव करती है। इसका तो क्या हुआ, आगे किसी ने बताया
इससे बता दिया जी इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, लेकिन ये भी गलत, ये इस तरीके से वेव के फॉर्म में मूव करती है। देख रहे हो, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, लेकिन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर नहीं मूव करती है, वो ऐसे वेव के फॉर्म में मूव करती है बेटा। अभी तक आप सर्कुलर पाथ के हिसाब से पढ़ते आ रहे हो, वो लगता है कि हमें जैसे चल रही है। कोई भी मैटर है, चाहे वो हैवी मैटर हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, मैक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो, वो सब अगर मूव करेगी तो बेटा वेव के फॉर्म में बनेगा ही बनेगा। तो इसके लिए आगे आया डी ब्रोगली रिलेशनशिप, अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन थी बेटा, ये बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके बाद कौन आया, डी ब्रोगली ने बताया कि ऐसा क्यों होता है और उसने एक रिलेशन दिया। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, और नोट करके हम लोग कुछ होमवर्क करते हैं जो आपको क्वेश्चन में देता हूं। बेटा सबसे पहले तो आप यहां तक के नोट्स कंप्लीट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट योर नोट्स। ओके बेटा, मैं फिर से बता दूं आपको, आप जो आप होमवर्क भेजते हो, अब आपको मेल पे मत भेजो, आपकी जो स्कूल का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पे आपको अपना होमवर्क भेजना है। ये नहीं कि आप जैसे मेल करते थे, मेल पे मत भेजो बेटा, मेल पे भेजने में बहुत टाइम लगता है, उसको छांटने में और फिर सब चीज़ों को देने में। हम लोग के पास आपकी कॉपी लेट आती है, तो इसको अगर डायरेक्ट आप यदि उसको वहाँ पे शेयर करोगे, कहाँ पे, अगर आप स्कूल के सॉफ्टवेयर में डालोगे, जो सॉफ्टवेयर पता है आपको, उस सॉफ्टवेयर में डालोगे अपने होमवर्क, जहाँ से आप होमवर्क लेते हो बेटा, नोट्स वगैरह, वहीं पे आपको उसी में ऑप्शन है सबमिट करने का। तो अपने होमवर्क PDF के फॉर्म में जो भी है वो उसी में सबमिट करो बेटा, जो जिससे कि हमारे पास डायरेक्ट पहुंच जाए। अंडरस्टैंड? तो आपको डायरेक्ट वहां सबमिट करना है, मेल नहीं करना है, ध्यान रखना बेटा, मेल अब आगे से मत करना। सो पहले कंप्लीट योर नोट्स, यहां तक का कंप्लीट करना। और सेकंड बेटा, जो NCERT के ऊपर क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल्स किसके बेस पे बेटा, जो आपने अभी एनर्जी का निकाला था, इस बेस पे मेरे को अभी ध्यान में देखना पड़ेगा। तो इस बेस पे एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी के बेस पे एग्जाम्पल और वेव नंबर के बेस पे एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उसके एग्जाम्पल करोगे। नंबर थर्ड, जब आप बोर्ड मॉडल पढ़ोगे ना, तो बोर्ड मॉडल के बीच में जो भी एग्जाम्पल्स है, एनर्जी निकालने के ऊपर है, फ्रीक्वेंसी निकालने के ऊपर है, न्यू बार के ऊपर है, तो आप बेटा इसके करोगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, व्हाट इज जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, व्हाट इज Stark effect, what is the limitation of Bohr model of atom, what is the limitation of Bohr model of atoms, Bohr model of atoms की लिमिटेशन क्या है बेटा, उसके ऊपर आपको देना है। तो ये क्वेश्चन बेटा यहाँ तक करने हैं। आपको पता है बेटा सेकेंड वीक में आप लोगों के एग्जाम होंगे, आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट करना है आप लोगों का। चैप्टर फर्स्ट आएगा कौन सा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको यही पता होगा बेटा, कुछ चीजें हट गई आपके सिलेबस में, वो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन करना है, इसको नोट कर लो बेटा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इससे आगे। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ओके।